हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर था। इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में, यानी किस तरह से जो है पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं फॉर देयर सर्वाइवल। क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं अर्थ पे, वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पीशीज़ रहती हो। वहाँ एक के अलावा भी जो है बहुत सारी स्पीशीज़ रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स भी जो है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए होता है, सॉइल माइक्रोब्स चाहिए होते हैं, ताकि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो ब्रेक डाउन कर सकें और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर सकें। तो समशिष्ट पारस्परिक क्रियाएँ यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो कोई सा भी जो स्पीशीज़ है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स और जो माइक्रोब्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों में, और ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। तो ये परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएँ होती है इनमें, और न्यूनतम समुदाय में भी जो है परस्पर जो मिनिमल कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो है आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। अब इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो जो पॉपुलेशन है दो डिफरेंट स्पीशीज़ की उनके बीच में होता है। अंतर्जातीय पारस्परिक क्रियाएं जो है दो भिन्न जातियों की समशिष्टियों की पारस्परिक क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। ये जो है बेनिफिशियल भी हो सकता है यानी लाभदायी भी हो सकता है, और हानिकारक भी हो सकता है, डेट्रीमेंटल या फिर न्यूट्रल हो सकता है कि ना हानिकारक हो ना लाभदायक हो। तो हानिकारक के लिए हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे, और पॉजिटिव साइन जो है प्लस का साइन हम लाभदायक के लिए यूज़ करेंगे, और ज़ीरो जो है न्यूट्रल के लिए यानी उदासीन के लिए। तो यहाँ जो है एक तो होता है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। तो ये जो क्रिया है सौपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, यानी दोनों पे जो है पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। और स्पर्धा जो है यानी कंपटीशन जो है उसमें दोनों को जो है हानि होती है। और पैरासिटिज्म यानी परजीविता और प्रीडेशन पर भक्षण में एक को जो है लाभ होता है और एक को जो है नुकसान होता है, यानी परजीवी और परभक्षी को जो है लाभ होगा, और जिन पे ये सर्वाइव करते हैं उनको तो नुकसान ही होगा। और पारस्परिक क्रियाएं जो है ये क्या होती है कि डेट्रीमेंटल है। सहपकारिता में दोनों को जो है जातियों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये साइन भी जो है पूछ लेते हैं कभी। स्पर्धा में एक दोनों को जो है नुकसान हो रहा है कंपटीशन में, क्योंकि दोनों स्पीशीज़ जो है सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रही हैं, लड़ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान होगा। परभक्षण में एक को फ़ायदा हो रहा है यानी परभक्षी को, और जो दूसरी जाति है उसको नुकसान हो रहा है। परजीविता में जो परजीवी है उसको फ़ायदा होता है, और बाकी जो दूसरी है उसको जाति बी को नुकसान होता है। और सहभोजिता में एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कुछ भी नहीं हो रहा, उसको ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। जैसे और अमेंसलिज्म यानी अंतर्जातीय परजीविता में एक को नुकसान हो रहा है और एक को कोई भी नुकसान या फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो है इनके साइंस इस तरह से होंगे। अब परभक्षण जो है वो क्या होता है? परभक्षण यानी हम सोचेंगे परभक्षण के बारे में तो ऐसा है कि कोई प्रेडेटर होगा, उसका कोई प्रे होगा, जैसे कि टाइगर और हिरण है, तो ये हम देखेंगे। लेकिन जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, वो सीड्स को खाती है, तो ये भी जो है प्रीडेशन से कम नहीं है, बल्कि जबकि वो हर्बीवोरस है, लेकिन फिर भी ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो है इसको भी हम प्रीडेशन ही कहेंगे। जबकि ये जो पौधे खाने वाले जो प्राणी हैं इनको शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य पारिस्थितिक संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज़्यादा भिन्न नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पे पोषित स्तरों पे ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सनाल यानी कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी जो है वो एक दूसरी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जो है शिकार समष्टि को नियंत्रित रखते हैं।
यानी ये जो प्रे पॉपुलेशन है इसको ये कंट्रोल में रखते हैं। अगर प्रीडेटर्स नहीं होंगे तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी हो जाएगी और उसे इकोसिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी जो है उसमें आ जाएगी। सो इस घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और परितंत्र में जो है वो क्या हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियाँ लाई जाती हैं, यानी कोई जो एलियन एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है किसी जोग्राफिकल एरिया में, तो ये इन्वेजिव हो जाती है और बहुत रैपिडली जो है ग्रो करना जो है स्टार्ट कर देती है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो है कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। हम वहाँ से दूसरी जगह से इनको यहाँ लेकर आएँ तो यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा फैलने लगती है तेज़ी से। जैसे कि 1920 में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में नागफनी जो है लाई गई थी और ये लाखों हेक्टेयर में जो है बहुत तेज़ी से फैलकर इसने तबाही मचा दी थी। तो इसके बाद जो है यहाँ पर इनके जो है, क्योंकि वहाँ पे परभक्षी नहीं थे, तो वहाँ से परभक्षी है वहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया लाए गए और बाद में जो ये आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका था। जो कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर है, एक मॉथ है, उसको यहाँ पे लाके रखा गया और फिर इस पर कंट्रोल हुआ। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, जो कृषि पीड़ानाशकी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियाँ जो है वो परभक्षी के संश्लिष्ट नियमन की योग्यता पर आधारित है। ये जो प्रीडेटर है ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है कंपटीशन की, जो कंपीटिंग प्रे स्पीशीज़ हैं उनके बीच में ये उसको लिमिट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि अमेरिकी प्रशांत तट की जो चट्टानी अंतर ज्वारीय है इंटरटाइडल समुदाय में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है वहाँ से ये सारी जो स्टार फिश है उनको निकाल दिया गया था और इसकी वजह से क्या हुआ कि 10 से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं इनवर्टिब्रेट्स की वो एक्सटिंक्ट हो गई एक ही साल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इंटरस्पेसिफिक जो है वो कंपटीशन की वजह से। और अगर परभक्षी ज़्यादा ही दक्ष हैं तो अपने शिकार का जो है अतिदोहन करता है और हो सकता है कि शिकार जो है वो विलुप्त हो जाए। यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी जो है उससे एक्सटिंक्शन करवा सकती है जो कि दूसरी स्पीशीज़ का, जिस पे प्रीडेटर जो है जो प्रे है उसकी। और इसके अलावा जब वो उसका जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रीडेटर जो है वो भूखों मरेगा और वो भी जो है विलुप्त हो सकता है लैक ऑफ फूड की वजह से। इसी वजह से क्या है कि जो परभक्षी हैं प्रकृति में वो विवेकी होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ओवर एक्सप्लॉइट करते हो, वो जो है सोच समझ के जो है उनको खाते हैं। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियाँ जो है विकसित कर ली हैं। जैसे कि जो कुछ स्पीशीज़ है जैसे इंसेक्ट्स और फ्रॉग है तो वो कमाउफ्लेज करते हैं, यानी छद्म आवरण उनमें होता है। उसके अलावा उनमें कुछ जो है पॉइजनस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो मेंढक वगैरह हैं वो पॉइजनस हो जाते हैं ताकि उनको जो है खाएं नहीं सांप वगैरह। और जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो जो है इसके शरीर से एक केमिकल निकालता है और ये जो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो पक्षी है इसको खाते नहीं है, अरुचिकर होता है। और ये जो केमिकल है ये अपनी झिल्ली में तब बनाता है ये तितली जो है जब ये कैटरपिलर अवस्था में होती है, तो विषैली खरपतवार जो है खाकर ये केमिकल ये बनाता है। पौधों के लिए जो शाकाहारी प्राणी है वो परभक्षी हैं, जो हर्बीवोर्स हैं वो परभक्षी हैं। और उसके अलावा 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो पादप भक्षी होते हैं। तो पेड़ पौधे जो है वो कहीं भाग नहीं सकते, वो तो वहीं रहेंगे जहाँ है। तो इस वजह से उन्होंने जो है स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप कर लिए अगेंस्ट दीज जो ये फाइटोफेगस इंसेक्ट्स हैं इनके लिए। तो इस तरह से वो जो है अपने आप को बचाते हैं। और उसके अलावा जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनसे बचने के लिए अकेशिया और कैक्टस में जो है कांटे हो जाते हैं ताकि वो उनको खाएं नहीं। और उसके अलावा बहुत सारे रसायन जो ये उत्पन्न करते हैं और जो जिनके खाने से जो शाकाहारी जीव हैं वो बीमार हो सकते हैं।
या फिर मर भी सकते हैं। और ये जैसे कि कैलोट्रॉपिस है, ये खरपतवार जो है ये बहुत ही विषैली होती है, इसलिए जो बकरियां वगैरह होती है इसको चरती नहीं है। जो आकड़े का पेड़ है वो। यहाँ पे मतलब राजस्थानी में आकड़ा बोलते हैं इसे। तो द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ये प्लांट जो है वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। इस पे जो है कभी भी जो कैटल या फिर जो बकरियां हैं इसको कभी नहीं खाती हैं। इस तरह से इनके बहुत सारे अडेप्टेशंस भी हैं और जो है अपने आप को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं अपने प्रीडेटर से। अब है स्पर्धा यानी कंपटीशन। तो ये जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा, तो ये जो है ये स्पर्धा जो है, जो फिटेस्ट और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है इन नेचर, ये जो है डार्विन ने दिया था। तो इंटरस्पेसिफिक जो कंपटीशन है उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा पोटेंट होता है, जो ज़्यादा योग्य होता है वही सर्वाइव करता है। ये है कंपटीशन में। और जैसे कि जो मतलब दो स्पीशीज़ में एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है, तो ये जो है एक के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सेम रिसोर्स के लिए वो लड़ रहे हैं। जैसे कि दक्षिण अमेरिका की उथली झीलों में जो आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं आवासीय मछलियाँ जो है साझा आहार यानी जो प्राणी पल्लवक जू प्लैंक्टॉन्स है उनके लिए ये स्पर्धा करती हैं। और ये जो है स्पर्धा जो है संसाधनों का सीमित होना आवश्यक होता है स्पर्धा के लिए। अगर बहुत सारा संसाधन है तो कंपटीशन होगा ही नहीं, क्योंकि सबके लिए अवेलेबल है। पर अगर वो लिमिटेड है, जो रिसोर्स है, फूड रिसोर्स वगैरह जो स्पेस है वो अगर लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन होगा। और कंपटीशन होने से जो है क्या होता है कि दोनों स्पीशीज़ को जो है वो नुकसान होता है। यहाँ पे अगर साधन जो है वो सीमित होते हैं, तो स्पर्धी रूपी से उत्तम जातियाँ जो है अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देती है। इसका एक एग्जाम्पल है जो गैलापागोस आइलैंड था, वहाँ पे जब बकरियाँ इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वहाँ का जो टर्टल था गैलापागोस आइलैंड में, टॉर्टोइस जो था, एबिंगडॉन टॉर्टोइस, वो एक्सटिंक्ट हो गया उस आइलैंड से विद इन अ डिकेड, यानी 10 वर्ष में ही जो है वो विलुप्त हो गया एबिंगडन कछुआ जो है गैलापागोस आइलैंड से। तो कंपटीशन जो है वो नुकसानदायक होता है अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हों। अगर तो कंपटीशन इसीलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो इस तरह का जो कंपटीशन है नेचर में, इसे हम कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। बकरियों का अत्यधिक चारण दक्षता प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण यानी स्पर्धी मोचन है ये। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो है कॉर्नेल ने एक परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों में दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप में उत्तम बार्निकल बैलेंस की अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता, और इनसे छोटे जो बार्निकल चैथेमेल्स हैं को उस क्षेत्र से निकाल दिया। तो यहाँ पर मांसाहारियों यानी कार्निवोरों की अपेक्षा शाकाहारी और पादप जो है वो अधिक जो है प्रतिकूलता प्रभावित होते हैं ये। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। उससे पहले ये गॉसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम है। ये क्या कहता है कि जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये स्टेट करता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो है सेम रिसोर्सेज के लिए अगर कंपटीशन कर रही हैं तो वो को एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यानी जो इन्फीरियर होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, वहाँ से जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, जो कमज़ोर वाली स्पीशीज़ है वो। तो ये नियम है इसका। अब है पैरासिटिज्म यानी परजीविता। तो यहाँ पे जो है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है वो फ्री, तो एक तो खाना मुफ्त का खाने की व्यवस्था करता है और उसके साथ साथ रहने की भी व्यवस्था करता है। तो पैरासिटिज्म जो है यहाँ पे बहुत सारे जीवों में पाए जाते हैं पैरासाइट्स। इवन हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें भी पैरासाइट जो है पाए जाते हैं। परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकियों तक इतने अधिक वर्गीकीय समूह में विकसित हुआ है, और ये इवॉल्व हुआ है। बहुत सारे पैरासाइट इवॉल्व हुए हैं टू बी होस्ट स्पेसिफिक, यानी उसी स्पेसिफिक होस्ट में वो रहते हैं, या ये सिंगल स्पीशीज़ होस्ट हो सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट वाले जो होस्ट हैं
वो भी हो सकते हैं इनमें। सो जो परजीवी हैं उन्होंने अपने जीवन शैली के अनुरूप जो है परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए हैं, जैसे अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव जो है, जो सेंस ऑर्गन्स है उनका ये अभाव होता है। इसके अलावा जो है परपोष से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या फिर चूषकों की उपस्थिति, जो सकर्स होते हैं उनकी यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी पैरासाइट्स में, ताकि वो चिपक सकें अपने जो होस्ट है उससे। और सेंस ऑर्गन्स नहीं होते इनमें, सकर्स होते हैं। और उसके अलावा इनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, और ये हाईली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है इनकी, यानी पाचन तंत्र का लोप और उच्च जनन क्षमता जो है ये इनका अडेप्टेशन है अपने आप को सर्वाइव कराने का। सो इसमें जो पैरासाइट है उनको तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो होस्ट है उसे नुकसान होता है। तो जैसे कि मानव यकृत प्रणाब है, लीवर फ्लूक है ह्यूमन का, इसकी जो है क्या होती है कि 2 होस्ट में, इंटरमीडिएट होस्ट में जो है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक फिश और ये ट्रिमेटोड पैरासाइट है। ये डिपेंड करता है 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे, एक स्नेल और एक फिश पे। करने के लिए 2 मछली और घोंघा पर निर्भर करता है। और मलेरिया परजीवी जो है वो दूसरे परपोषों में फैलने के लिए रोगवाहक मच्छर की आवश्यकता पड़ती है, जो फीमेल एनाफ्लीज है उससे ये फैलता है, जो मलेरिया पैरासाइट है। उसके अलावा ये ह्यूमंस में भी जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और मतलब स्प्रेड होने के लिए इसको मॉस्किटो चाहिए एज अ वेक्टर। सो मेजॉरिटी जो पैरासाइट है वो हार्मफुल होते हैं होस्ट के लिए, क्योंकि ये जो है ये उनकी सर्वाइवल को जो है कम कर सकते हैं, यानी परपोषी जो है उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं, और उसके समशिष्ट घनत्व को ये घटा सकते हैं, यानी सर्वाइवल को रिड्यूस कर सकते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है होस्ट का उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर सकते हैं। सो पैरासाइट जो है वो फीड करते हैं जो एक्सटर्नल सरफेसेस पे ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, उनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, यानी बाह्य पृष्ठ अशन आहार पूर्ति करने वाले जो है बाह्य परजीवी होते हैं। और जो जैसे कि जूं हैं ह्यूमंस में, कुत्तों में जो चिड़ियाँ हैं, टिक्स हैं, वो ये सारे एक्टोपैरासाइट हैं। उसके अलावा कस्क्यूटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है, जो कि दूसरे प्लांट पे उगती है, बेल है ये। और जो पैरासाइट अंदर रहते हैं शरीर के अंदर बॉडी में, उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो ये जो है एंडोपैरासाइट कहाँ पाए जाते हैं? यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, लाल रुधिर कोशिकाएं आदि में रहते हैं। और इनके आकारिकी और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, और उनमें ये जनन शक्ति को जो है इस पे ज़्यादा बल रहता है। जो ब्रूड, उसके अलावा एक होते हैं पक्षियों में अंड परजीविता, ब्रूड पैरासिटिज्म। ये क्या होता है कि ये एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, जिसमें पैरासिटिक बर्ड जो है वो अपने अंडे देता है किसी और के जो नेस्ट में, अपने होस्ट के नेस्ट में, जैसे कि कोयल और कौवे का है, और फिर उसको जो है वो अपने अंडों को सेने देता है, और उससे फिर बच्चे निकल जाते हैं। सो ये है ब्रूड पैरासिटिज्म। लास्ट है सहभोजिता। तो ये सेकेंड लास्ट है हमारा सहभोजिता कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज़ को जो है बेनिफिट होता है और दूसरी को ना तो बेनिफिट होता है ना नुकसान होता है। जैसे कि ऑर्किड्स हैं, आम की शाखा पर अधिपादप एपीफाइट के रूप में उगने वाले ऑर्किड और वेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्निकल को फ़ायदा होता है, और जबकि आम के पेड़ और वेल को इससे कोई लाभ या फिर कोई नुकसान नहीं होता है। सो ये हो गया कमेंसलिज्म, यानी एक को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट सहचार्य में रहते हैं। और उसके अलावा जो कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम रहते तो हमने देखा होगा कि यहाँ पे पशु चरते हैं और पास में बगुले जो है भोजन प्राप्ति करते रहते हैं, क्योंकि पशु चलते तो वनस्पति को हिलाते हैं और उससे जो कीट है वो बाहर निकलते हैं। सो बगुले जो है उन कीटों को खाते हैं, और वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना जो है बगुले के लिए कठिन होता है। सो जो ग्रेजिंग कैटल है वो उनको खाते हैं, तो कीड़े जो हैं बाहर आ जाते हैं और बगुले जो है उनको खा लेते हैं। सो ये एक को जो है फ़ायदा हो रहा है, और जो कैटल है उसको कोई फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता है इससे। नेक्स्ट है सबकारिता। यानी म्यूचुअलिज्म।
तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, ये दोनों को इसमें बेनिफिट होता है इस इंटरेक्शन में। जैसे कि लाइकेन्स जो है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइकेन। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया जो है, उनके बीच में घनिष्ठ सहकारिता होती है, और ये जो है लाइकेन इसका बेस्ट एग्जांपल है। जिसमें साइनोबैक्टीरिया और फंगस जो है उसका ये क्लोज एसोसिएशन होता है। इसके इसी तरह जो है माइकोराइज़ा जो है उसका भी एसोसिएशन होता है फंगस और जो रूट्स हायर प्लांट्स के, उसे हम माइकोराइज़ा कहते हैं। और ये भी जो है सहचर्य का ही एग्जाम्पल है। इसमें कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप जो है कवकों को ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ये है जो है अंजीर और जो ये कीड़े हैं इनमें, तो कीड़े जो है इसका वो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, और अंजीर जो है इनको इसके अंदर ये अपने अंडे देते हैं। जो वैस्प हैं ये इसके अंदर अपने अंडे देते हैं। अंजीर के फल में बर जो है अपने अंडे दे देता है, और इसके बदले में ये इसके जो है पॉलिनेशन का काम करते हैं। सो ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, म्यूचुअलिज्म और ये जो इंटरेक्शन था सारा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो है नया चैप्टर करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।